जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे जो 1919 का चार्टर अधिनियम है उसमें क्या क्या प्रावधान थे। इसके पहले की कक्षा में हम लोगों ने पहला पार्ट किया। इसके पहले जो किया था कंपनी के शासन के अंतर्गत जितने भी चार्टर एक्ट आए उसको देखा। इसके बाद इसके पहले एक पार्ट इसका हो चुका है, ब्रिटिश राज का जो शासन है, ब्रिटिश क्राउन का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था भारत में 1858 से 1947 तक, उसको हम कवर करेंगे। इसका एक पार्ट हो चुका है, आज इसका दूसरा पार्ट है। आज हम इसमें देखेंगे 1919 का चार्टर एक्ट जो भारत प्रशासन अधिनियम 1919 का था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको देखेंगे। 1919 का भारत शासन अधिनियम। उन्नीस सौ उन्नीस का भारत शासन अधिनियम 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार को ये मतलब इतना समय ये सोचने में लगा। वो औपचारिक रूप से या कर्मिक रूप से उनका कहना था, पहली बार ऐसा उन्होंने कहा कि भारत में कर्मिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का निर्णय लिया। पहली बार भारत में ऐसा हुआ, इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में कर्मिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। ये इसका मूल क्रक्स है, इस अधिनियम का मूल क्रक्स है, एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का। ये तो उनका क्या है, एक तरह से इनडायरेक्टली है, जो क्योंकि अब उनको लगा कि भारत में शासन करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। ये वो समझ लीजिए एक तरह से मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन क्या है, ये मूल क्रक्स है इस अधिनियम का। आप इसको अच्छे से नोट करिए और इसको समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो आगे आने वाला फैक्ट अगर एग्ज़ाम में डाउट भी होगा तो आप सही कर ले जाएंगे उसको। उसके बाद इसमें हम देखेंगे 1919 में ये अधिनियम बना था। उन्नीस सौ उन्नीस में ये क्या हुआ, बना, और ये 1921 में लागू हुआ। 1921 में लागू हुआ। इस कानून को नोट करके यहाँ लिख लीजिए, मोंटेग्यू। कैसे है ये मोंटेग्यू? चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये क्या थे? राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे
ये क्या थे? वायसराय थे। ये भारत के राज्य सचिव थे और ये भारत के वायसराय थे। इस कारण इस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रशासन की दो श्रेणियाँ बनी। इसकी विशेषताओं को अगर हम देखें, फीचर्स इसके क्या थे? प्रशासन की दो श्रेणियाँ बनी इसमें। प्रशासन की दो श्रेणियाँ बनी। एक बनी इसमें केंद्र की और एक प्रांत की। एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। ये विषय थे, सब्जेक्ट। कौन से क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, किस केंद्र में आएगा या प्रांत में आएगा, ये प्रशासन की दो श्रेणियाँ। दोनों में, यहीं पर लिख लीजिए, दोनों में केंद्र और प्रांत अपने विधान परिषदों में विधान बनाने का अधिकार। विधान बनाने का अधिकार मिला। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें विधान बनाने का अधिकार मिला, लेकिन सरकार का जो ढांचा है, केंद्रीय ही बना रहा। सरकार का ढांचा जो है केंद्रीय ही बना रहा। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इसलिए क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड है, क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, वो अलग है। वो डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। सिर्फ फैक्ट रटकर आप कभी करेक्ट नहीं कर पाएंगे पीटी को। सिर्फ फैक्ट रट के आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट में अभी है, आप डायरेक्ट ये आप पढ़ लीजिए। आप अगर पढ़ लेंगे, प्रशासन की दो श्रेणियाँ थी, केंद्र और प्रांत, उनको विधान परिषद में विधान बनाने का अधिकार था। अब इसमें क्या है, कन्फ्यूजन होगा, अधिकार था लेकिन अब इसमें क्या है, जो सरकार का ढांचा अलग अलग हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ से ना, कि मतलब राज्य का अलग है, मतलब प्रांत का अलग है, केंद्र का अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, सरकार का जो ढांचा था वो वही था, पहले वाला ही था। सिर्फ कुछ विषय क्या है, हस्तांतरित कर दिए, कुछ विषय आरक्षित कर दिए। उसको आगे देखेंगे कौन कौन से विषय हस्तांतरित और आरक्षित थे। सरकार का ढांचा केंद्रीय ही बना रहा, या एकात्मक कह लीजिए। एकात्मक ही बना रहा। प्रांतीय विषयों पर दो भाग, प्रांतीय जो विषय थे दो भागों में बांट दिया। भागों में बट गए। इसमें एक हस्तांतरित विषय थे और एक आरक्षित। पहला हस्तांतरित विषय। अब हस्तांतरित में कौन कौन से थे, ये सार्वजनिक इसमें आ जाएगा। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा, स्थानीय स्वशासन,
स्थानीय स्वशासन, कृषि, आदि शामिल थे। आदि विषय इसमें शामिल थे। आरक्षित विषय का हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन था। इस पर क्या था? गवर्नर का शासन था। उसके बाद हम देखेंगे आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय में इतने सारे इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद आरक्षित विषय में हम देखेंगे पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि, राजस्व, कृषि, सारे कृषि तो उसमें तब वित्त आ जाएगा, इसमें वित्त आदि इसमें शामिल थे। आरक्षित विषय गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से कार्य करता था। इस पर गवर्नर जो था कार्यपालिका परिषदों की सहायता से कार्य करता था। गवर्नर, इसमें क्या है, गवर्नर डायरेक्टली इसका प्रशासन अपने हाथों में लिया था, जो हस्तांतरित सब्जेक्ट थे। उसके बाद जो आरक्षित थे उस पर गवर्नर क्या है, कार्यपालिका परिषदों की सहायता से कार्य करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था, लेकिन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। यहाँ कार्यपालिका परिषद की सहायता से करता था, लेकिन क्या है, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। ये नोट करके लिखिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में बहुत दिक्कत करते हैं। उसके बाद शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। लेकिन ये काफी हद तक असफल रहा था। नोट करके लिख लीजिए, यहाँ पर काफी हद तक असफल रहा। क्योंकि भारतीय बुद्धिजीवी जो थे जागरूक हो चुके थे, पहले की तुलना में अधिक जागरूक हो चुके थे, उनको अपने अधिकार पता चल गए थे। इससे क्या है, सिर्फ बुद्धिजीवी ही नहीं, पढ़े लिखे लोग ही नहीं, या हमारे लिए इलीट लोग जो थे वही नहीं, आम लोग भी अब उतने समझदार हो गए थे और इस सब से जुड़ने लगे थे। जो बहुत सारी संगठन संस्था थी उससे जुड़ने लगे थे, तो उनको क्या है, अपने अधिकार पता चल गए। तो इस हिसाब से पहले की तुलना में जो द्वैध शासन जिस हिसाब से पहले प्रचलन में था, वो इस समय नहीं हुआ, उतना सफल नहीं हुआ। उसके बाद हम आगे देखेंगे
पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। यहाँ पर देख लेंगे इसको हम, इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था, पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन, और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई, जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या है, जैसे वर्तमान में देख लीजिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा नहीं होगा राज्यसभा होगा, गड़बड़ा जाता है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा का गठन। इनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष, निर्वाचन क्या है, प्रत्यक्ष, इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष हुआ। उसके बाद वायसराय के कार्यकारी परिषद में, वायसराय के कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में से 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक हो गया। कर 3 सदस्य भारतीय, 3 सदस्य भारतीय होना आवश्यक था। भारतीय होना आवश्यक था। सांप्रदायिक निर्वाचन स्टार्ट हुआ यहीं से। सांप्रदायिक, इस सांप्रदायिक निर्वाचन पहले भी था, यहाँ से नहीं हुआ, ये आप नोट करिए, क्योंकि ये पहले भी था और अब भी। सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन, जैसे सांप्रदायिक सिख हो गए, उसके बाद भारतीय ईसाई जो थे, भारतीय ईसाई और आंग्ल जो थे, आंग्ल भारतीय, जो आंग्ल भारतीय थे, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय, के पृथक निर्वाचन, अब आप बताइए पृथक निर्वाचन क्या होता है। आप अगर रेगुलर क्लास देख रहे होंगे तो पृथक निर्वाचन क्या होता है पिछली की कक्षा में बताया था। आप पृथक निर्वाचन क्या होता है कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइए इसको। उसके बाद हम इसमें देखेंगे मतदान का जो अधिकार था, मतदान का
मतदान का अधिकार, संपत्ति और कर। अन्य भी इसमें लिख सकते हैं, अन्य के आधार पर सीमित अधिकार दिया गया है। सीमित अधिकार दिया गया। यहीं पर लिख लीजिए योग्यता, जैसे योग्यता आदि के आधार पर इनको दिया गया। उसके बाद लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन हुआ। इसको यहाँ पर देख लेंगे। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन। भारत का जो उच्चायुक्त था उसके कार्यालय का सृजन कहाँ पर हुआ? लंदन में हुआ। उसके बाद लोक सेवा आयोग का गठन इसी में हुआ। लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। 1926 सिविल सेवकों की भर्ती के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा अधिनियम था, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है। एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया इसी में। वैधानिक आयोग का गठन, चेंबर ऑफ प्रिंसेस का गठन, चेंबर ऑफ प्रिंसेस का गठन ये हुआ 1921 में। ये इसमें 120 सदस्य थे, 120 सदस्य और 108 राजाओं के राजकुमार थे। 32 अन्य सदस्य थे और इसी में 32 अन्य सदस्य थे। इसका जो हेड था वायसराय था, हेड इसका वायसराय था। इस पर जो चर्चा होती थी आम हित के मामलों पर, आम लोगों के हितों
के मामलों पर चर्चा, आम लोगों के हितों के मामलों पर चर्चा इसमें होती थी। इसमें ये थोड़ा बड़ा अधिनियम था जिसमें हमने देखा लगभग इसके 2 पार्ट हुए, मतलब एक बार पहले पूरा हुआ, एक बार ये दूसरा। इसमें जितने पॉइंट, जितने फैक्ट हमने दिया है, आप उतने पॉइंट, उतने फैक्ट अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे, बढ़िया से रिकॉल करके पढ़ेंगे, सोच कर पढ़ेंगे अच्छे से, तो कभी नहीं भूलेगा और एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। एग्ज़ाम में इससे बाहर फैक्ट नहीं जाएगा। बढ़िया समझ लेंगे तब, ऐसा नहीं है एज इट इज यही फैक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसका शब्द क्या है, शब्द, एक शब्द के पता नहीं कितने पर्यायवाची हैं। यूपीएससी में खेला बहुत जगह यही हो जाता है कि शब्द को पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। शब्द को जानने की वजह से, ना जानने की वजह से कितने सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची। और यूपीएससी में क्या क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में बनता है, उसको हिंदी में गूगल बाबा से ट्रांसलेट कराया जाता है। गूगल बाबा जो ट्रांसलेट कर दे वही रख दिया, या अगर कोई व्यक्ति भी करता है, किसी ह्यूमन के द्वारा भी कराया जाता है, तो ऐसा ट्रांसलेट, ऐसी भाषा उसमें दी जाती है हिंदी की कि उसको डिक्शनरी बैठकर अगर लेकर बैठे तो कहीं पता चलेगा इसका मतलब क्या है, जिस हिसाब से। इसीलिए कहते हैं कि आप अगर हिंदी माध्यम के हैं, हम भी हिंदी माध्यम के हैं, तो इंग्लिश का क्वेश्चन जहाँ पे डाउट हो, इंग्लिश का क्वेश्चन ज़रूर देखें। इसलिए कहते हैं बढ़िया से जितने फैक्ट दिए हैं उसको बढ़िया से पढ़िए, उसके बाद देखिए। या आप ऐसा नहीं तो आप पढ़ भी रहे होंगे, आप देखिए, मैच करिए कि फैक्ट, अच्छा सा फैक्ट कहीं से भी आप पढ़िए, फैक्ट को बढ़िया से शॉर्ट में नोट करिए, क्योंकि लास्ट टाइम में रिवीजन करने में क्या है, उतना टाइम नहीं मिलता है और ज़्यादा दिन अब बचे नहीं है। सिर्फ अब हल्का रिवीजन और बढ़िया से दबा के टेस्ट दीजिए बस। और उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।